अस्सलामुअलैकुम। आज हम CSS साइकोलॉजी का 2004 का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज़। डेवलपमेंट का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। इसमें बेसिकली सबसे पहले ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। लाइक 8 को जब हफ्ते गुजर जाते हैं तो उस टाइम पे वो ज़ाइगोट में डिवीज़न होती है, एक लोथड़ा बनता है जिसे एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। फीटस बनता है। उसके बाद न्यूनेट बनता है, यानी आप ये कह लें कि फर्स्ट मंथ जब गुजर जाता है, बर्थ के बाद जब फर्स्ट मंथ गुजर जाता है तो उस टाइम पे बच्चे को हम न्यूनेट कहते हैं। और फिर अप टू 2 इयर्स तक वो बच्चा इन्फेंट रहता है। ठीक है, उसे इन्फेंट के नाम से बुलाया जाता है, जाना जाता है ना। तो ये बेसिकली हमारे सीक्वेंस है। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन हेयर। मैचुरेशन रेफर टू डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मैचुरेशन। बेसिकली जेनेटिकली डिटर्मिन्ड सिग्नल्स होते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि ऑटोमेटिकली एज के साथ साथ वकूअ पजीर होता है। इसके लिए कोई लर्निंग नहीं चाहिए होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। सो द ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट वन हेयर। नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीड बाय साइकोलॉजिस्ट इज़। इनमें से कौन सा एस्पेक्ट नहीं होता डेवलपमेंट का जो कि साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट है, इम्यूटेबल लॉज ऑफ डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट यूनिवर्सल पैटर्न्स को भी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी देखते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को भी देखते हैं। और डेवलपमेंट फ्लेक्सिबल होती है, फिक्स नहीं होती या इम्यूटेबल नहीं होती है। ठीक है, so option D would be correct here. Most likely to lead to high job satisfaction is। इनमें से कौन सा हाई जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ चीज़ लेके जाती है। मैचिंग पर्सनैलिटी विद ऑक्यूपेशन। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है जब आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करती हैं और आपका इंटरेस्ट आपके वर्क इन्वायरमेंट के साथ अलाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव्स वर्कर स्किल एंड रिड्यूसेस स्किल। इनमें से क्या चीज़ वर्कर की स्किल्स को इम्प्रूव करती है और आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, जब आपको ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसके नतीजे में आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ जाती है, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। तो जब अनसर्टेनिटी कम होगी तो एंजाइटी भी कम होगी और उसके नतीजे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, आपकी स्ट्रेस का लेवल कम रहेगा। इसके बाद अगला सवाल है क्लिनिकल असेसमेंट टूल्स इंक्लूड। क्लिनिकल असेसमेंट टूल्स में क्या क्या चीज़ आ जाती है। ये सारी ही क्लिनिकल असेसमेंट के टूल्स हैं। इंटरव्यूज़, साइकोलॉजिकल टेस्ट, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारे क्लिनिकल असेसमेंट के टूल्स हैं। और इन्हें हम जब हमने एक्यूरेसी को इंश्योर करना होता है ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मल्टीपल टेस्टों को मिलाएं और उनके थ्रू यूज़ करें उन्हें और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम एक एक्यूरेट वे में मेजर कर पाएँ। ठीक है, तो ये अप्रोच मल्टी मेथड असेसमेंट कहलाती है। टेस्ट विद हाई रिलायबिलिटीज़, वो टेस्ट जिसकी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी है उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, MMPI, माइनेसोटा मल्टी फिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। प्रोजेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव होते हैं और उनकी रिलायबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो MMPI है इसकी ये ऑब्जेक्टिव है, स्टैंडर्ड है, बहुत ज़्यादा रिलायबल और वैलिड है। ठीक है, अगला सवाल है क्लिनिशियन असेसिंग एबनॉर्मल बिहेवियर यूजुअली एम्प्लॉय अ बैटरी ऑफ टेस्ट। ठीक है, जो क्लिनिशियन एबनॉर्मल बिहेवियर को असेस करते हैं वो एक बैटरी ऑफ टेस्ट को यूज़ करते हैं। इससे क्या मुराद है कि वो मल्टीपल टूल्स इस्तेमाल करते हैं और किसी एक सिंगल टूल पे वो रिलाय नहीं करते हैं। ठीक है, इससे उनकी जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिंगल टेस्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत एक पुअर क्लिनिकल प्रैक्टिस समझी जाती है। बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी इंक्लूड। इनमें से कौन सी बेस्ट डेफिनेशन है साइकोथेरेपी की। सफरर, हीलर एंड सिस्टमेटिक इंटरेक्शन। साइकोथेरेपी में एक क्लाइंट होता है जो कि सफरर होता है, एक ट्रेंड थेरेपिस्ट होता है जिसे हम हीलर कहते हैं, और एक प्लान्ड सिस्टमेटिक इंटरेक्शन होता है जिसके थ्रू वो हीलर अपने सफरर को ट्रीट करने की कोशिश करता है। और साइकोथेरेपी में हम सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइकोथेरेपी का लिटरल मतलब भी ये होता है कि इसमें हम सोल को हील कर रहे हैं। ठीक है,
साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट बिलीव मैल अडेप्टिव बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम डायनेमिक थेरेपिस्ट ये बिलीव करता है कि जो मेल अडेप्टिव बिहेवियर है वो चाइल्डहुड इमोशनल एक्सपीरियंसेस से स्टेम करते हैं, ये वहाँ से अराइज होते हैं। ठीक है, साइकोडायनेमिक थ्योरी में के मुताबिक अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। जो हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बाद में हमारे लिए मसले मसाइल क्रिएट करते हैं। थेरेपिस्ट यूजिंग इंटेंसिव रोल प्लेइंग आर, कौन से थेरेपिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिव रोल प्लेइंग की प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? गेस्टाल्ट साइकोथेरेपिस्ट जो हैं वो रोल प्लेइंग को इस्तेमाल करते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी में ना सिर्फ रोल प्लेइंग इस्तेमाल की जाती है बल्कि एम्प्टी चेयर टेक्निक भी यूज़ करते हैं। हेयर एंड नाउ की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ये थेरेपी बेसिकली फ्रिट्ज पर्ल ने इंट्रोड्यूस करवाई। क्लाइंट सेंटर थेरेपी अलाइंस विद, क्लाइंट सेंटर थेरेपी किस कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन करती है? ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के साथ। इलनेस फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंट्रैक्शन आर कॉल्ड साइकोसोमेटिक। उसे हम कहते हैं जब आपको फिजिकल इलनेस फ्रॉम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, जब इन दोनों ही चीज़ें आप जब देख रहे हो तो देखें साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वो होते हैं जिसमें माइंड भी इन्वॉल्व होता है और बॉडी भी। माइंड बॉडी को जब इन्फ्लुएंस करता है तो वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, लाइक स्ट्रेस आपके अंदर फिज़िकल सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। ये सवाल हमने पहले भी देखा है, जैसे स्ट्रेस की वजह से अस्थमा हो गया, किसी को स्ट्रेस हुई तो अल्सर हो गया, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला हो गया, तो ये बेसिकली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की एग्जांपल हैं। क्रोमोसोमल मैपिंग स्टडीज़ शो, क्रोमोसोमल मैपिंग स्टडीज़ के नतीजे में ये पता चला कि शिज़ोफ्रेनिया के जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जेनेटिक रिसर्च के मुताबिक शिज़ोफ्रेनिया रिलेटिव्स के माबैन ज़्यादा होता है। ठीक है, जो रिश्तेदार होते हैं एक बंदे को है तो लाइकली चांसेस आर के किसी रिश्तेदार को भी हो सकता है। तो मल्टीपल जीन्स होती हैं, इसकी कोई सिंगल जीन नहीं होती वैसे, लेकिन ये है कि जो सिबलिंग्स हैं उनमें भी होता है। वैसे ओवरऑल जो जनरल रिलेटिव्स हैं उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, ये एक सिंगल जीन पे बेस नहीं करता। लीडिंग कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज़, मेंटल रिटार्डेशन की लीडिंग कॉज क्या है? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर्स अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं तो वो फीटस के ब्रेन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से लाइफ लॉन्ग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स बच्चा फेस करता है लेटर ऑन। और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम 100% प्रिवेंटेबल है विद प्रिकॉशनरी मेजर्स। थेरेपिस्ट अल्टरिंग फॉल्टी थॉट प्रोसेसेस आर, थेरेपिस्ट जो कि फॉल्टी थॉट प्रोसेसेस को चेंज करते हैं उन्हें हम कॉग्निटिव थेरेपिस्ट कहते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी में हम इरेशनल बिलीव्स को टारगेट करते हैं और इसमें हम नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस को चेंज करते हैं। इसके फाउंडर एरॉन बेक। ठीक है, सीबीटी जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ की जाने वाली टेक्निक है और बहुत ज़्यादा इसको एविडेंस इस थ्योरी के को जो है ना ये बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड है। चिल्ड्रन स्कोरिंग वेल ऑन IQ टेस्ट यूजली हैव पेरेंट्स हु, वो चिल्ड्रन जो कि अच्छा स्कोर करते हैं IQ टेस्ट पे उनके पेरेंट्स कैसे होते हैं? वो इनकरेज करते हैं उन्हें और उनके साथ टाइम गुजारते हैं। ठीक है, हाई IQ अलोन काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलाइज होते हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ख़ास तौर पे जो पेरेंटल इंटरेक्शन है वो तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हॉलमार्क ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट इज़ दैट दे, प्रोजेक्टिव टेस्ट का क्या हॉलमार्क होता है? वो ये होता है कि वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं इन सब में एम्बिगुअस स्टिमुलाइज यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे रोरशाह इंक ब्लॉट टेस्ट, TAT यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इनमें आप देखेंगे कि वो बड़े एम्बिगुअस स्टिमुलाइज होते हैं। तो जो भी कहानी बनेगी, जो भी इंटरप्रिटेशन होगी उसमें आपको नज़र आएगा कि क्लाइंट अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अनकॉन्शियस की फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है की कंसर्न इन पर्सनल सिलेक्शन टेस्टिंग इज़, पर्सनल सिलेक्शन टेस्टिंग का जो की कंसर्न है वो वैलिडिटी होता है। ये भी हमने पहले डिस्कस किया। देखें, एक टेस्ट रिलायबल ना हो तो रिलायबल ऑब्वियसली होना चाहिए लेकिन रिलायबिलिटी सेकंड आती है।
वैलिडिटी जो है वो सबसे मेन कंसर्न है। अगर आप एक टेस्ट बार बार आपको स्कोर ठीक दे रहा है लेकिन वो मेजर ही वो चीज़ नहीं कर रहा जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, तो कोई फ़ायदा तो ना। वो आपने मेजर डिप्रेशन करना था, वो मेजर एंजाइटी किए जा रहे हैं, लेकिन स्कोरिंग सेम आ रही है, तो फ़ायदा तो ना हुआ ना आपको, राइट। तो वैलिडिटी यानी टेस्ट जो बनाने के लिए बनाया गया है, जो मेजर करने के लिए बनाया गया है, क्या वो वही मेजर कर रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे पहली देखी जाती है। इसके बाद अगर इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, टेस्ट आपकी जॉब परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहा है मिसाल के तौर पे, और उसी की बेस पे आपने जो बंदा सेलेक्ट किया, अगर तो वो बंदा भी वही एक बड़ा अच्छा एम्प्लॉय साबित होता है, राइट पर्सन रहता है आपकी जॉब के लिए, तो मतलब वो आपका टेस्ट वैलिड था। लेकिन अगर वो टेस्ट में हाई उसके नंबर आ गए लेकिन वो बंदा सही से काम नहीं कर पा रहा, वो आपकी जॉब के लिए ठीक है नहीं है, तो फिर वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। कन्वर्जन डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड बाय, कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट होती है लेकिन कोई फिज़िकल कॉज नहीं होती है। कन्वर्जन डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता है, इसमें फिज़िकल सिम्टम्स होती हैं, मिसाल के तौर पे सही नज़र नहीं आ रहा आपको, सुनाई नहीं दे रहा, लिम्स पैरालाइज हो गई हैं, ठीक है, ये ब्लाइंडनेस वगैरह, ये सारी चीज़ें पेरेंट एक्सपीरियंस करता है, यानी कि फ़िज़िकल लेवल पे चेंजेस आई हैं उसमें। लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें ना कि कोई न्यूरोलॉजिकल रीज़न है या फिर क्या वजह क्या है, वो आप देखोगे आपको कोई वजह नज़र नहीं आएगी, ठीक है। इससे फिर हमें ये पता चलता है कि ये डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की वजह से हो रहा है। लेकिन वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ इस तरह के हैं जो जनरली मेडिकल वजूहात की वजह से सामने आते हैं, लेकिन इनके केस में उसके पीछे कोई फिज़िकल रीज़न नहीं है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। इसे पहले हिस्टेरिया कहा जाता होता था कन्वर्जन डिसऑर्डर को, ठीक है। एनीवेज, ये हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं आज के पेपर के। आई होप कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहे होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।